क्या था? IUCN और इस पार्ट वाला IUCN इक्वलोन IUCN डिवाइड बाय एस यहाँ हो गया और डिपार्टमेंट रखते हैं कुछ IUCN की जो सूची थी उसमें संकटाधीन प्रजातियां IUCN की शीप बायोडायवर्सिटी का ये पार्ट है, कंजर्वेशन का ये पार्ट है। संकटाधीन प्रजातियों की संकटाधीन प्रजातियों IUCN सूची, जिसको रेड लिस्ट वगैरह भी कहते हैं, रेड लिस्ट कहते हैं। तो इसमें कुछ सिंबल बनाए गए थे, उस सिंबल का महत्व है। प्रोसेस में लिखिए 2 लाइन, फिर सिंबल बताते हैं। अभी ये ना लिखिए, हम जो लिख रहे हैं लिखिए पहले IUCN 50 वर्षों से IUCN 50 वर्षों से प्रजातियों और उप प्रजातियों और उनकी किस्मों के संरक्षण श्रेणी या एक लिए दर्जा, संरक्षण का जो दर्जा है, कंजर्वेशन लेवल संरक्षण श्रेणी या कंजर्वेशन लेवल श्रेणी को आप दर्जा भी कर सकते, कौन सा दर्जा इससे प्राप्त है, श्रेणी का निर्धारण कर रहा है ताकि विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी प्रजातियों का संरक्षण किया जा सके। ऐसे कॉलम लगाइए, इनकी ये लेवल है ये है CR है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड वन्य जीव में विलुप्त। अगला वाला लिखिए EW लिखिए, वन्य जीव। CR लिखिए संकटाधीन गंभीर रूप से। उधर एक एक उदाहरण लिख लेंगे 5 मिनट में। एक उधर लाइन छोड़े नहीं। EN लिखिए संकटाधीन गंभीर रूप से। नीचे लेवल बढ़ता जा रहा है, संकटाधीन है और ये है वल्नरेबल। संकटाधीन भेद्य वल्नरेबल है। भेद्य है।
और एंटी है निकट संकटाधीन, नियरेस्ट थ्रेट। निकट भविष्य में इस पर खतरा आ सकता है जिस तरह उसकी संख्या घट रही है। एक और दो और है LC TD NE, हम ऊपर लिख देंगे LC TD और NE। LC होता है न्यूनतम संकट, न्यूनतम स्वीकार से न्यूनतम संकटाधीन। TD है आंकड़े अपर्याप्त, गैर मूल्यांकित। गैर मूल्यांकित अंग्रेजी के शब्दों को शब्द संक्षेप लिखा हुआ है मूल्यांकित। इसमें जो विलुप्त वाले नजर आ रही है, एक एक करके जो उदाहरण लिख लीजिए क्या क्या है, इसका मतलब क्या हुआ। आंकड़े क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैटेगरी है आंकड़े। ये आंकड़े पर्याप्त, गैर मूल्यांकित, अभी इनका मूल्यांकन नहीं हुआ है। मूल्यांकित एक एक मैं थोड़ा सा एक एक लाइन लिख लीजिए उदाहरण। पहला देखिए विलुप्त वाले में इसका अंतिम सदस्य मर चुका है। जैसे भारतीय चीता, एशियाई चीता, अंतिम सदस्य मर चुका है एशियाई चीता, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वाले में EW वन्य जीव में विलुप्त, यानी कि वो सामान्य जंगल में विलुप्त हो चुका है, लेकिन कहीं सदस्य में चिड़ियाघर ऐसे पड़ा हुआ है कहीं पे जीवित है, लेकिन उसका सदस्य विलुप्त नहीं हुआ है, पूरी तरह से पृथ्वी से विलुप्त नहीं हुआ। इसलिए केवल अधिग्रहित अनुकूलित जनसंख्या के रूप में अपनी सीमा से बाहर जीवित है। इसका एग्जाम्पल है हवाई कौवा। हवाई कौवा, हवाई कौवा ये है CR है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, संकटाधीन, गंभीर रूप से संकटाधीन, गंभीर रूप से संकटाधीन। इसमें लिखिए विलुप्ति का अत्यधिक जोखिम, विलुप्ति का अत्यधिक जोखिम। एग्जाम्पल है पर्वतीय गोरिल्ला, ओरांग उटान, पर्वतीय गोरिल्ला, ओरांग उटान। इंडेंजर्ड है जो EN लिखा हुआ है, इंडेंजर्ड संकटाधीन, इसके सामने लिखेंगे जीवित बचे सदस्यों की संख्या बहुत कम, जीवित बचे सदस्यों की संख्या बहुत कम। इसका एग्जाम्पल है पेरोग्रीन फाल्कन, संकटाधीन पेरोग्रीन फाल्कन, पेरोग्रीन फाल्कन, पेरोग्रीन फाल्कन। UV BU संकटाधीन भेद वल्नरेबल,
सर क्या है? संकटाधीन नहीं सर, यू भी डबल भी है। यू 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 ये बी यू वन में विलुप्ति का उच्च जोखिम का सामना। एग्जाम्पल है इसका हिप्पोपोटेमस, एंटी नियरेस्ट थ्रेट, निकट इसमें संकटाधीन हो सकती है। ये ईयन और बीयू श्रेणी की नहीं है, ये ईयन और बीयू श्रेणी की नहीं है। एग्जाम्पल एशियाई गधा, एलसी, न्यूनतम संकटाधीन, ये संकटाधीन दर्जे के लिए अहर्य नहीं है, मतलब इस पर कोई खतरा नहीं है, संकटाधीन दर्जे के लिए अहर्य नहीं है। ये है आंकड़े और ये नहीं है गैर मूल्यांकित, कोई एग्जाम्पल नहीं इसका है। ये इसकी वेबसाइट पर है, आप वेबसाइट में लिख दे रहा हूँ, जाके खुद ही चेक कर सकते हैं। www.iucn REDLIST.org, ये वेबसाइट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की है। क्या चीज? ईएन भारत में हॉट स्पॉट, थोड़ा सा ये क्या इसमें ये वाली निकट संकटाधीन एंटी में ये ऊपर वाली कैटेगरी की नहीं है, इससे लो कैटेगरी की है। ई वाले इसके कैटेगरी की नहीं है। ज्यादा और इंपॉर्टेंट आता है जो भारत के संदर्भ में पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है एलिफेंट टाइगर भारत में कौन कौन संकटाधीन प्रजातियां हैं, तो ज्यादातर इंडिया के संदर्भ में पूछा जाता है। तो एक थोड़ा सा चावला लिख दीजिए, भारत में हॉट स्पॉट, भारत में हॉट स्पॉट। आप हॉट स्पॉट की शब्द लीजिए, भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, 1 2 3 4, इनके नाम लिख लीजिए, ये पूछा जाता है। पहला है, हाँ, हॉट स्पॉट इंडिया में 4 हैं। हिमालय, पश्चिमी और पूर्वी हिमालय, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी और पूर्वी हिमालय। यहाँ पे 78% स्थानीय प्रजातियां हैं, 78% स्थानीय प्रजातियां हैं। इसके बाद है आपका 36%, 78 दूसरे में 36%। दूसरा वाला है, ऐसे लिख लीजिए, पश्चिमी घाट पर्वत, दूसरा पॉइंट लिखिए पश्चिमी घाट पर्वत, और इसमें श्रीलंका, श्रीलंका का फैलाव, पश्चिमी घाट पर्वत श्रीलंका, इसमें 78% स्थानीय प्रजातियां। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पश्चिमी घाट पर्वत और श्रीलंका, 78% स्थानीय प्रजातियां। नेक्स्ट उत्तर पूर्व भारत, उत्तर पूर्व भारत और म्यांमार, म्यांमार, इसमें 52% स्थानीय प्रजातियां हैं।
निकोबार द्वीप समूह और सुंडालैंड। नेक्स्ट चौथा, निकोबार द्वीप समूह और सुंडालैंड। निकोबार और सुंडालैंड चौथा है। भारत में 4 क्षेत्र हैं जहां पे हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। इंडिया के विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। बायोडायवर्सिटी 7 से करीब 8% तक बायोडायवर्सिटी पाई जाती है इंडिया में, यानी कि बायोडायवर्सिटी के मामले में भारत धनी है। बायोडायवर्सिटी के मामले में क्षेत्रफल दुनिया का इतना है एरिया, लेकिन परसेंटेज कितना है? क्या परसेंटेज है? भारत क्षेत्रफल के हिसाब से बायोडायवर्सिटी यहाँ पे ज्यादा है। IUCN की रेड लिस्ट में चौथे वाले का कितना परसेंट? निकोबार द्वीप समूह और सुंडालैंड है, चौथा वाला है। चौथा वाला उसका परसेंट कितने प्रजाति है? स्थानीय प्रजातियां ये सब इसमें नहीं है, स्थानीय प्रजाति नहीं लिखा हुआ। स्थानीय प्रजाति सूची मिली नहीं है इसमें। और दूसरी बात यह है कि IUCN की रेड लिस्ट में भारत की 7311 प्रजातियां उल्लेखित है रेड लिस्ट में। इंडिया की रेड लिस्ट में प्रजातियां उल्लेखित है। भारत में जैव भौगोलिक वर्गीकरण, भारत में जैव भौगोलिक वर्गीकरण 10 प्रदेशों में बांटा गया। भारत में जैव भौगोलिक वर्गीकरण, भारत में 10 जैव भौगोलिक प्रदेश हैं। भारत में 10 जैव भौगोलिक प्रदेश हैं। इनको मैं ग्रुप पे डाल दे रहा हूं, आपको ग्रुप में मिल जाएगा। केवल नाम लिख लीजिए, 10 जैव भौगोलिक प्रदेश है। ग्रुप पे पड़ जाए उसे नोट कर लीजिए आप लोग। 10 जैव भौगोलिक, कुछ लिखा जा रहा है इसमें? है नहीं। हम मैडम से डलवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइए, जैव विविधता का संरक्षण। एक वर्गीकरण का जो अभी लिस्ट हमने बनाई थी, तो उसमें भारत की कितनी प्रजातियां विलुप्ति के 73 रेड लिस्ट में है। 73 में से इसको अलग अलग कौन सा विलुप्ति के कगार में, कौन EWS, कौन इसमें NT, कौन इवन है, सबकी सूची है, कितनी कितनी संख्या है। अगर वो लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं, कहीं तो बता दें कितनी प्रजातियां भारत की उस लिस्ट में शामिल है। जैसे EX में 6 है, 6 विलुप्त हो चुकी हैं। EW में 2 है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में 156 है, UV में है करीब UV में 386, LRCD में 546, NT में 389, LC में है 4974 और DD में 911। इस तरह से प्रजातियां हैं। ये लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, बताइए तो बात है, तो कोई आता नहीं हो जाता। जैव विविधता का संरक्षण, ये लिखिए टॉपिक है, जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण का अर्थ क्या है? देखिए, जैव विविधता संरक्षण विभिन्न तरीकों से
जैव विविधता का संरक्षण विभिन्न तरीकों से जैव विविधता की सुरक्षा करना है। इसके अंतर्गत एक विशिष्ट प्रजाति पादप जंतु की जनसंख्या को संरक्षण देने के साथ इसके अंतर्गत एक विशिष्ट प्रजाति पादप या जंतु की जनसंख्या को संरक्षण देने के साथ ही पूरी पारितंत्र का परिरक्षित करना शामिल है। इसके दो प्रकार हैं। स्वस्थाने परस्थाने HC2 और स्वस्थाने इन सीटू। HC2 इन सीटू। इस पर बहुत सवाल आए हुए हैं, इसके क्वेश्चन जितने बने उसमें डाल दूंगा। स्वस्थाने परस्थाने पर होता है जब किसी प्रजाति को उसके मूल पर्यावरण में जब संरक्षित किया जाता है, जैसे कि नेशनल पार्क वगैरह हो गया, नेशनल पार्क, पक्षी अभ्यारण्य हो गया, आपका सांडी पक्षी विहार है या वन्यजीव अभ्यारण्य होगा, जब उसको अपने मूल वातावरण में जिसमें वो रहते हैं उसी में संरक्षित किया जाता है, उसको कहते हैं स्वस्थाने। इन सीटू HC2 जब उसके पर्यावरण से निकाल कर कहीं बाहर सुरक्षित किया जाए, जैसे चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर रहते हैं, चिड़ियाघर में HC2 है, जंगल से निकाल के शेर को चिड़ियाघर में लाया जाता है, वहां वो प्रजनन करता है, शेर या कोई भी प्रजाति प्रजनन करती है, फिर उसको वन्यजीव में वन्य अभ्यारण्य में छोड़ दिया जाता है। वो क्या है? परस्थाने। स्वस्थाने परस्थाने, इन दोनों में यही अंतर है कि अपने मौलिक पर्यावरण में जिसको संरक्षण किया जाता है वो होता है इन सीटू, जिसको उस पर्यावरण से बाहर निकाल के संरक्षित किया जाता है एक्स2 होता है। यानी कि और कई तरीके हैं, वो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए। इन सीटू स्वस्थाने, इन सीटू या स्वस्थाने, उसकी इंग्लिश में है इन सीटू या स्वस्थाने, प्रजातियों को अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास है। परस्थाने या बाह्य स्थाने, दोनों एक ही मतलब है। HC2 इस संरक्षण के अंतर्गत प्रजातियों को प्राकृतिक आवास से दूर किसी स्थान पर संरक्षित करने का प्रयास है। परस्थाने संरक्षण करने की विधियां, इसकी विधियां क्या क्या है? परस्थाने देखिए, पौधों के बीजों का भंडारण, परस्थाने संरक्षण की विधियां है। पौधों के बीजों का संरक्षण या भंडारण कहेंगे, संरक्षण या भंडारण। अभी इसमें आएंगे जगह, 2-3 जगह इसमें किए जा रहे इस तरह से कहेंगे।
चिड़ियाघर में जंतुओं का प्रजनन। दूसरा है जंतुओं का प्रजनन। नेक्स्ट, वनस्पत उद्यानों। वनस्पत उद्यानों, बॉटनिकल गार्डन का नाम सुना होगा। वनस्पत उद्यानों, इक्वेरियम, इक्वेरियम, शोध संस्थान, जयपुर में गए थे, उदयपुर में है, एक बहुत बड़ा एक्वेरियम था। वहां पे मछलियों को, समुद्री जीवों को संरक्षण किया जाने का एक्वेरियम था। बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में आपका, और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन लंदन में है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के पौधे लाके लगाए जाते हैं। छोटे छोटे बॉटनिकल गार्डन आपको वहाँ पे जाएंगे, सिक्किम में है जगह, तो विभिन्न प्रकार के पौधों को वहाँ पे ला के जो विविध प्रजाति होती है। अभी आपने पढ़ा कि पौधा होता है जो चीनी से 100 गुना मीठा होता है, लेकिन उसमें क्या तो शुगर की समस्या नहीं होती है, तो शुगर पेशेंट को उसमें डालनी, पत्ते हो तो खाएंगे, पत्ते भी चीनी की तरह मीठा। मैंने खाया उसको। लखनऊ में एक हॉस्पिटल था, उसमें हॉस्पिटल की कुंडल लगाया गया था, वहाँ पे CRP ग्रुप सेंटर है, तो वहाँ पे जो पौधा होता है चीनी से 200 गुना मीठा होता है। चीनी से, चीनी की जगह पर उसको डाल के खाइए, तो शुगर के पेशेंट के लिए वो खा जाता है। एक पत्ती में चाय बन जाएगी, क्या चीज? एक पत्ती में चाय बन जाएगी। हाँ, मैंने खुद खाया उसको। हॉस्पिटल, वहाँ पे हॉस्पिटल का नाम मुझे नहीं याद है, ज़्यादा नहीं किया, तो मैंने कहा एक पत्ती डाल दीजिए और चाय में उतना मीठा काम करेगी। पत्ती सीधे डायरेक्ट खाए, मीठा इतना मीठा मीठा। हॉस्पिटल का ग्राउंड था, उसमें थोड़े दूर लगाया गया था। पेड़ का नाम बता दीजिए। क्या जी? पेड़ का नाम। वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा। बॉटनिकल गार्डन इस तरह के अपने बीज बैंक जो होता है पौधों के भंडारण के लिए, इनको बीज बैंक कहा जाता है। बीज बैंक या जीन बैंक जिन्हें कहा जाता है, बीज बैंक या इसको जीन बैंक कहा जाता है। आप पढ़ रहे हो जीन बैंक, आप पढ़ चुके हैं जीन क्या होता है। बायोडायवर्सिटी में जेनेटिक लेवल की, प्रजाति लेवल की और इकोसिस्टम लेवल की। बीज बैंक या जीन बैंक, देखिए बीज बैंक एक प्रकार का जीन बैंक होता है। बीज बैंक एक प्रकार का जीन बैंक होता है, एक प्रकार का जीन बैंक होता है जो फसलों के बीजों या किसी दुर्लभ प्रजाति के पौधों के बीजों का भंडारण होता है। फसलों के बीजों या किसी दुर्लभ प्रजाति के पौधों के बीजों का भंडारण होता है। ये बीज बैंक प्रजातियों को विलुप्ति के संकट से, पानी है क्या, विलुप्ति के संकट से बचाते हैं। बचाते हैं तथा जैव विविधता को भावी पीढ़ियों को उपलब्ध कराते हैं। बीज बैंक में बहुत कम स्थान में, पादप अनुवांशिकी सामग्री की एक बड़ी मात्रा में
आसानी से भंडारण किया जा सकता है, आसानी से भंडारण किया जा सकता है। यह एक्स शिशु संरक्षण वायु स्थान है, इसमें कई सवाल पूछा है। ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट और कौन सा एक्सटीट्यूट है। अभी जो नेशनल पार्क, पश्चिम बिहार अभ्यारण्य, टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, ये सब जो आएंगे तो इसमें ये पूछता है कौन इंस्टीट्यूट कौन एक्सटीट्यूट है, अक्सर पूछा जाता है। बीच क्या अपने इंस्टीट्यूट संरक्षण के आर्थिक रूप से अधिक किफायती, सर एक बार ये इंस्टीट्यूट संरक्षण की आर्थिक रूप से अधिक किफायती विधि है और बड़ी संख्या में बीजों का भंडारण किया जा सकता है। इसी की तर्ज पर एक योजना चलाई है, विश्व की सबसे बड़ी योजना है स्वालबर्ड ग्लोबल बीज भंडार। ग्लोबल बीज भंडार जीन बैंक स्वालबर्ड ग्लोबल बीज भंडार, इस पर सवाल आया हुआ है, थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है। स्वालबर्ड ग्लोबल सीड बॉल्ट होता है इसके अंग्रेजी, जीन बैंक के जगह पर सीड बॉल्ट, सीड बाउल्ट, ये BAULT बाउल्ट होता है। तो स्वालबर्ड है ना, स्वालबर्ड ग्लोबल बीज भंडार, इंग्लिश में स्वालबर्ड ग्लोबल सीड बाउल्ट, विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षित बीज भंडार नॉर्वे द्वारा 2008 में आर्कटिक महासागर के एक द्वीप समूह स्वालबर्ड में खोला गया। यहां पे स्वालबर्ड है, ये स्वालबर्ड नॉर्वे, ये पीला पीला येलो कलर का ये द्वीप समूह यहाँ पे है। यहाँ पे तापमान हमेशा -2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे रहता है। दुनिया भर से नमूने कलेक्ट करके यहाँ पे एक चट्टान के नीचे बेस में बना हुआ है, वहां पे सब रखा जाता है। टेम्परेचर इतना कम है कि वो नष्ट नहीं होने पाता। बीजों को रखने के लिए लो टेम्परेचर पर रख देते, क्या होता है, वो अंकुरित नहीं होते, खराब नहीं होते हैं। तो नॉर्वे सरकार वो पीले येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, वहीं पे बना हुआ है। ये खूब सवाल से पूछे गए हैं। आपका जो बीज अंकुरित होता है, लंबे समय तक बीजों को सुरक्षित करने के लिए उसमें दो चीज नहीं चाहिए, टेम्परेचर और नमी नहीं मिलनी चाहिए। फ्रीज में रखते हैं तो अंकुरित नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें नमी मिल जाती है तो अंकुरित हो जाएंगे। नमी और टेम्परेचर दो चीज अगर मिल गया तो फिर अंकुरित होने लगते हैं। तो टेम्परेचर हमेशा वहां 0 सेंटीग्रेड से नीचे रहता है और मॉइस्चर भी, क्योंकि बीज शुष्क होते हैं इसलिए उनको सुरक्षित करना अलग। तभी लिखे इसमें 1000 से ज्यादा प्रजातियों को संरक्षित किया गया। क्या लिखा आपने, एक द्वीप समूह स्वालबर्ड में खोला गया। यह नॉर्वे सरकार द्वारा वित्त पोषित, नॉर्वे आर्कटिक महासागर के एक द्वीप समूह स्वालबर्ड में खोला गया। यह नॉर्वे सरकार द्वारा वित्त पोषित FAO द्वारा समर्थित, FAO द्वारा समर्थित है। यह माउंट प्लेटू के, एक माउंट है, माउंट प्लेटू के चट्टानी आधार में निर्मित है। क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर,
बाहर कंक्रीट का गलियारा है, बाहर कंक्रीट का गलियारा इसके चारों तरफ एंट्री करने के लिए कंक्रीट का गलियारा है, प्रवेश गलियारा। यहाँ 0 से 3-4 सेंटीग्रेड तापमान पर अस्थायी तुषार अवस्था में, अस्थायी तुषार अवस्था में तुषार अवस्था में रहता है। तुषार अवस्था में फ्रीजिंग पॉइंट, जैसा कि फ्रीजर में रहता है, फ्रीजर में रहती है तो खराब नहीं होगा। यहाँ 45 लाख अलग अलग बीजों को भंडारित करने की क्षमता है। यहाँ पूरे विश्व के बीज बैंकों में मौजूद, पूरे विश्व के बीज बैंकों में मौजूद सभी अद्वितीय बीज प्रकारों के अनुलिपियों और समरूपों को सुरक्षित रखा गया है। अनुलिपियों और समरूपों को उसी प्रकार के बीजों को सुरक्षित रखा गया है। और यह भविष्य में संग्रहित किए गए बीज प्रकारों को भंडारित करने में भी सक्षम होगा। भविष्य में भी भंडारित करने की में भी सक्षम होगा। पूरे विश्व से बीज यहाँ दीर्घकालिक भंडारण के लिए भेजा जाता है। बीज यहाँ दीर्घकालिक लंबे समय भंडारण के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर 10,000 से अधिक खाद्य फसलों की प्रजातियां और 4,000 से अधिक पादप प्रजातियां प्रजातियों के बीजों को भंडारित किया गया है। 10,000 से अधिक खाद्य फसलों और 4,000 से अधिक पादप प्रजातियों को भंडारित किया गया है। इन बीजों को अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के अनुसार 4,000 से अधिक पादप प्रजातियों के बीजों को भंडारित किया गया है। इन बीजों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसानों शोधकर्ताओं इन बीजों को अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के अनुसार किसानों शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी कि कोई रिसर्च साइंटिस्ट वैज्ञानिक है तो उसको नमूने दिए जाते हैं, सारे नहीं दिए जाते, इसमें से उपलब्ध कराए जाते हैं। इन बीजों को अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के अनुसार किसानों शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। वहां जमा है और अगर हम यहीं कंप्यूटर में यहीं पूरा दिखा देंगे नीचे अन्य बीज भंडार देखिए। अन्य बीज भंडार
क्यूज मिलेनियम बीज बैंक, क्यूज मिलेनियम बीज बैंक परियोजना, ये तो स्वालबर्ड बीज परियोजना थी, एक सबसे बड़ी दुनिया की है। इसके अलावा दो तीन है, उसमें लिखिए क्यूज मिलेनियम, क्यूज मिलेनियम क्यूज मिलेनियम बीज बैंक परियोजना, रॉयल बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता लंदन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता, रॉयल बॉटनिकल गार्डन लंदन, कलकत्ता में घुसा रहा है, कलकत्ता में भी है इंडिया का बॉटनिकल गार्डन लंदन। इसके बाद है अनुवांशिक संसाधन, अनुवांशिक संसाधन का राष्ट्रीय केंद्र यूएसए, अनुवांशिक संसाधन का राष्ट्रीय केंद्र यूएसए। वेविलो शोध संस्थान, वेविलो शोध संस्थान रूस, रूस में है ये तो स्वालबर्ड बीज परियोजना सबसे बड़ी विश्व की है। बाकी तीन जो आपने लिखा रूस में है और लंदन में, अमेरिका में, तीन और हैं। यहाँ पर भी यही प्रक्रिया से बीजों को भंडारित या संरक्षित किया जाता है। अब इसमें जो आता है चिड़ियाघर, इसमें कैसे संरक्षित किया जाता है? 4 लाइनें लिख लीजिए, 4-5 लाइनें लिख लीजिए। चिड़ियाघरों में प्रायः कई जंतुओं को कई जंतुओं के साथ साथ कुछ गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। आप लोग चिड़ियाघर जाते हैं तो आप लोग जाते हैं मनोरंजन के लिए बना हुआ, वास्तव में चिड़ियाघर मनोरंजन के लिए नहीं बना हुआ है, वो बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन कंजर्वेशन के लिए बना हुआ है। उसमें तो पैसे लगाए जाते हैं, उन पैसे से मिलेंगे तो उनका खर्च निकलेगा, तो खाना पानी चाहिए जीवों को, कर्मचारी लेकर उनको सैलरी चाहिए, इसलिए उसमें पैसे लिए जाते हैं। लेकिन वास्तव में चिड़ियाघर हमारे मनोरंजन की जगह नहीं है, वो जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। दुर्लभ प्रजाति के संकटग्रस्त जीवों को वहां लाया जाता है, जब वो प्रजनन करते हैं, बच्चे होते हैं, संख्या में ज्यादा होते हैं, वो क्या होते हैं, फिर ले जाकर जंगल में छोड़ दिए जाते हैं। उनकी संख्या बढ़ाने की एक योजना है। संकट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। यदि कोई जंतु चिड़ियाघर में प्रजनन करता है, कोई जंतु चिड़ियाघर में प्रजनन करता है तो इसे पुनः अभयारण्य में भेज दिया जाता है। पुनः अभयारण्य भेज दिया जाता है। वास्तव में चिड़ियाघर की स्थापना और संचालन के लिए काफी फंड की आवश्यकता होती है। चिड़ियाघर की स्थापना संचालन के लिए काफी फंड की आवश्यकता होती है। इसकी एक कमियां है। आवश्यकता होती है और इसमें सीमित प्रजातियों को ही संरक्षित किया जा सकता है। खर्चा ज्यादा है लेकिन प्रजातियों को सीमित है। और बीज बैंक क्या है, कम खर्चे पर अधिक प्रजातियों को संरक्षित कर सकते हैं, बीज बैंक। अब लेकिन बीज बैंक की तरह तो हो नहीं सकते, ये कमी है इसकी। इस चिड़ियाघर का फंड इसलिए बहुत जरूरत होती है, लेकिन सीमित प्रजातियों को संरक्षित किया जा सकता है। वो भी कौन सी प्रजातियों को, जो आकर्षक घोषित जगह नहीं है। बहुत से सारे जो कुरूप प्रजातियां होती हैं जिनको वास्तव में बहुत ही उपयोगी होती हैं,
लेकिन अब उसको संरक्षण पर ध्यान नहीं देते। जो लोकप्रिय होते हैं, आकर्षक होते हैं देखने में, उनका ही संरक्षण किया जाता है, जबकि जो कम आकर्षक होते हैं उनका संरक्षण नहीं किया जाता है। एक इसकी कमी है चिड़ियाघर की। देख लीजिए, सीमित प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। जनता में लोकप्रिय प्रजातियों को संरक्षण देने की प्रवृत्ति होती है। छोटी एवं कम आकर्षक प्रजातियों में कम रुचि होती है। छोटी एवं कम आकर्षक प्रजातियों में कम रुचि होती है। चाहे वो पाचन के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्यों न हो। कीट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसने कहा था, आपको बताया था मैंने, कि अगर इस धरती पर मनुष्य विलुप्त हो जाए तो 10,000 साल बाद पृथ्वी पूर्ण अपने साम्यावस्था में आ जाएगी। लेकिन अगर कीट विलुप्त हो जाए तो ये पारिस्थितिकी नष्ट हो जाएगी। तो कहीं बड़े बड़े जीवों की तुलना में इकोसिस्टम के लिए कीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। केचुआ भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केचुआ, मेंढक छोटे छोटे जीव होते हैं, तो जानते नहीं इकोसिस्टम के लिए क्या काम कर रहा है हमारे लिए इनडायरेक्ट, लेकिन वो आकर्षक नहीं है, तो उसको अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब बॉटनिकल गार्डन लिख लीजिए। बॉटनिकल गार्डन विश्व में कुल 1600 बॉटनिकल गार्डन है। विश्व में 1600 वनस्पति उद्यान है। वनस्पति उद्यान है। इनमें से 40 लाख पादपों का संग्रह है। 40 लाख पादपों का संग्रह है। और ज्ञात प्रजातियों का 30%, ज्ञात प्रजातियों का 30%, लगभग 80,000 प्रजातियों का संग्रह मौजूद है। संग्रह मौजूद है। सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान ये पूछा जाता है, क्यू गार्डन लंदन है। क्यू गार्डन लंदन है, लंदन में है। चिड़ियाघर के समान बॉटनिकल गार्डन को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या है, इसमें भी ज्यादा खर्चे पर कम प्रजातियों का संरक्षण और उन्हीं प्रजातियों को पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है जो आकर्षक होते हैं। जो कम आकर्षक होते हैं, चाहे भले ही ज्यादा उपयोगी हो, उनका नहीं किया जाता है। इसके बाद टाइम है तो इसकी जो क्वेश्चन आए हुए मैं फोटो खींच के डाल दूंगा आपके उसमें व्हाट्सएप पे, और उनके मैडम को भेजो, वो मैडम डाल देंगे आपको। उसमें देखा था आपने पिछला। लिखिए, स्वस्थानीय संरक्षण किस प्रकार लिखते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण आपने लिखा, पहले क्या होता है, थोड़ा सा एक बार
बार और लिख लीजिए, लाइन दूसरा है स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत, और लिखिए स्वस्थानीय संरक्षण की विधियां। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। पहला, उन प्राकृतिक क्षेत्रों की पहचान जहां जैव विविधता के उच्च स्तर मौजूद हो। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत निम्न को शामिल किया जाता है। पहला, उन प्राकृतिक क्षेत्रों की पहचान जहां जैव विविधता के उच्च स्तर मौजूद हों। सेकेंड पॉइंट, ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित करना और उनका प्रबंधन करना। ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित करना और उनका प्रबंधन करना, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पक्षी विहार, ये घोषित कितना होता है। पहले पहचान का तो कहाँ बायोडाइवर्सिटी है, पहले इसको पहचान किया गया होगा सांडी पक्षी विहार का, यहाँ से विदेशी पक्षी आते हैं, बहुत सारे इसमें आते हैं पक्षी, इसमें है कि नहीं पक्षी आते हैं, जाड़े में आते हैं। तो पहले इसकी पहचान करना, डाइवर्सिटी है कि नहीं, क्योंकि विदेशों से बहुत दूर दूर से पक्षी आते हैं, विविध प्रकार के पक्षी आते हैं। फिर उनको घोषित करना और संरक्षण संचालन करना, ये चीजें इसमें शामिल होती हैं। एक देखिए संरक्षित क्षेत्र होता क्या है। संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र स्पष्ट रूप से भौगोलिक स्थान, संरक्षित क्षेत्र स्पष्ट रूप से भौगोलिक स्थान होता है जो कानूनी या अन्य प्रभावी साधनों के द्वारा मान्य, कानून बना के बकायदा सब किया जाता है, मान्य, समर्पित और प्रबंधित होता है, ताकि पारितंत्र सेवाओं सांस्कृतिक मूल्यों के साथ प्रकृति का दीर्घकालीन संरक्षण किया जा सके, प्रकृति का दीर्घकालीन संरक्षण किया जा सके। इसके लाभ देखिए, दो फायदे इसके, स्वस्थानीय संरक्षण के दो फायदे हैं। पहला है जैव विविधता को उसकी प्राकृतिक अवस्था में संरक्षित किया जाता है। इसमें शेर को जंगल में संरक्षित करना, खुले वातावरण में, चिड़ियाघर में लाके जड़े में करना, दोनों में अंतर है कुछ। प्राकृतिक वातावरण में वो ज्यादा तो फ्रीडम फील करेगा और प्रजनन दर उसकी ज्यादा होगी, तो बंद वातावरण की प्रजनन दर कम हो जाती है, और ये इसमें महंगा भी होता है चिड़ियाघरों में शेर को। तो इसमें क्या था, स्वस्थानीय संरक्षण में उसी जंगल में संरक्षित करते शेर को, और बरसमान में चिड़ियाघर में लाके करते प्रजनन कराते हैं। क्योंकि जब चिड़ियाघर में तब करते हैं जब उसके ऊपर ज्यादा संकट है। आपको देशी मुर्गा सुना होगा, देशी मुर्गा, आजकल देशी मुर्गा चिड़ियाघर में मिलता है, लखनऊ चिड़ियाघर में देशी मुर्गे चिड़ियाघर में मिलते हैं। तमाम तरह के पैसेंजर कबूतर जो कौन होता है, कबूतर जो चिड़चिड़े जाया करते थे,
समाप्त करके चलिए आप वहीं पहुंचते हैं चिड़ियाघर में। हाँ, दूसरा लिखिए, और यह अपक्षीणित क्षेत्रों को, अपक्षीणित जिसका डिग्रेडेशन हो गया है, डिग्रेडेड, अपक्षीणित के डिग्रेडेड क्षेत्रों को पुनर्निर्माण करता है। अभी है 10 मिनट, लेकिन ये जो संरक्षण किया जा रहा है इसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, पक्षी निवारण, सब चीजें आ रही हैं, इनके संरक्षण में कुछ समस्याएं आ रही हैं। ये समस्याएं ज्यादा पूछता है इस तरह से कि वो तो सभी बता देंगे समस्याएं क्या समस्याएं आ रही हैं। नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। ये बहुत आसान है इसका समस्या, इसमें समस्याएं आ रही हैं। 2-4 पॉइंट जरा लिखिए। बढ़ते हुए जनसंख्या दबाव, स्वस्थानीय संरक्षण की सीमाएं या कमियां, जो भी लिखिए, स्वस्थानीय संरक्षण की सीमाएं। जनसंख्या दबाव के कारण संरक्षित क्षेत्रों को अलग बचाकर रखना कठिन होता जा रहा है। तो संरक्षित क्यों, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य का दबाव, खेत खलिहान, गांव घर धीरे धीरे क्षेत्रों की तरफ हमारे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे पक्षियों में और जैसे वन्य जीव है और मनुष्य, इसमें संघर्ष भी प्रारंभ हो गया है। नेशनल पार्क के किनारे तक आप जाइए तो बहुत नेशनल पार्क है, तो जंगल खत्म हो रहा है, वहीं से आबादी शुरू हो जाए मनुष्य की, बढ़ते जा रहे हैं बिल्कुल, तो ज्यादातर सिकुड़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, कई संरक्षित क्षेत्रों को वैधानिक संरक्षण, समुचित प्रबंधन, वैधानिक संरक्षण, समुचित प्रबंधन और पर्याप्त नीति की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। पर्याप्त नीति की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। महंगा है, आदमी को पर्यावरण बचाए कि पेट भरे। सरकार के पास इन पर्यावरण संरक्षण करे कि लोगों का पेट भरे, आबादी इतनी ज्यादा हमारी हो गई है। आप जहाँ के पीछे तो सूख जाता है, जब गर्मी में सूख जाता है तो ट्यूबवेल चलते हैं वहाँ पानी भरने के लिए। ट्यूबवेल से कितना पानी भरोगे, देखा कभी यहाँ गर्मी में? इस साल गर्मी में गया था यहाँ पे, तो ट्यूबवेल चल रहे थे पानी भरने के, थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। अब अगल बगल सब खेत लोगों के बढ़ते जा रहे हैं। अवैध रूप से चिड़िया को शिकार भी कर लेते हैं लोग, अवैध रूप से चोरी छिपके कितना फोर्स लगाओगे रात में, क्या भी कर लेते हैं लोग। हमने तो हम मरा हुआ पक्षी देखा था, फोटो भी खींच के लाया था, तो चोट लगी थी, मारा गया था किसी चीज से, ले ले किसी चीज भी हो, या चिड़िया मारने के लिए बंदूक भी आती है, मारा जाता है। तो लिखिए, और इस प्रकार कई क्षेत्रों में अवैध शिकारियों और आदिवासियों का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। जंतु और वनस्पति के साथ लकड़ी और खनिज जैसे संसाधनों का निरंतर दोहन किया जा रहा है। उसमें अवैध शिकार किए जाते हैं, लकड़ी होगी, उसमें ऐसे नेशनल पार्क में होता है तो आप जाओगे तो अगर पेड़ गिर गया तो वहीं वो सड़ेगा, कोई उठाएगा नहीं,
लेकिन है कि वहाँ के जो अगल बगल के रहने वाले जो इन चीज़ों से उठा ले जाते हैं। वहाँ पे जो दूसरी ये बात है कि जो वन्य जीव अधिकारी हैं, वहाँ पे प्राधिकारी हैं और स्थानीय लोग हैं, इनमें भी लगातार संघर्ष होता रहा है किनारे पर। हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, वो क्षेत्र संकुचित हो रहे हैं, लेकिन किनारे पर जाकर क्यों फंसे हुए हैं? कोई दुधवा नेशनल पार्क गया है? कोई नहीं गया है। एक और जाना चाहिए आपको लखीमपुर में दुधवा नेशनल पार्क, बिल्कुल पास में चले जा रहे हैं लोग, घर बनाते जा रहे हैं, होता है तो शेर चीता तो हमला करेगा तो लोग उसको मारेंगे, पशुओं का बाहर निकल गया तो शिकार कर लेंगे। दूसरा देखिए, संरक्षित क्षेत्रों के प्राधिकारियों और स्थानीय समुदाय के बीच, संरक्षित क्षेत्र के प्राधिकारियों और स्थानीय समुदायों के बीच प्रायः संघर्ष यूनेप और IUCN यूनेप दोनों एक साथ प्रति 2 वर्ष में एक संरक्षित ग्रह रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। संरक्षित ग्रह रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। दो 2018-19-20 वाला नहीं है, 2018 में जो उनकी रिपोर्ट के मुख्य सारांश इस प्रकार से 5-6 लाइनें हैं। आप चाहें तो जब तक नहीं आ रही बेटा लिख सकते हैं। संक्षिप्त रिपोर्ट का जिसका मुख्य सारांश इस प्रकार है। जुलाई 2018 तक विश्व में लगभग 2,40,000 संरक्षित क्षेत्र थे। 2,40,000 वर्ग, 2,40,000 घोषित संरक्षित क्षेत्र थे, जिसमें अधिकांश स्थल पर थे। जो भूसतह के 14.9% क्षेत्र की रक्षा करते हैं, यानी भूतल के 14.9% क्षेत्र पर की रक्षा करते हैं। इसमें देखिए आपने लिखा कि ज्यादातर स्थल पर हैं, समुद्र पर बहुत कम है, लेकिन समुद्र पर जितने भी हैं लेकिन बहुत एरिया का करते हैं, लेकिन संख्या में कम होने के बावजूद भी समुद्री संरक्षित क्षेत्र, संख्या में कम होने के बावजूद भी समुद्री संरक्षित क्षेत्र। मेरीन नेशनल पार्क कहाँ का है भारत में? एक नरारा मेरीन नेशनल पार्क है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 8-9 नेशनल पार्क हैं जो समुद्र के इलाके में सम्मिलित करते हैं। तो इनकी संख्या तो कम है लेकिन क्षेत्र बहुत ज्यादा कवर करते हैं। इतना लगा 2,40,000 मिलके यानी करीब 20 मिलियन मिलके 14.9% का संरक्षण करते हैं, जबकि मात्र 6 मिलियन मिलके 7.3% का संरक्षण करते हैं। ये रिपोर्ट कहती है। देखा आपने समुद्री संरक्षित क्षेत्र 6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, किंतु ये महासागरों के 7.3% भाग
का प्रतिनिधित्व करते हैं। महासागरों के 703% क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आदत में किसी क्लास है तो सर क्या है तो आगे वाले सर हम जाएंगे चलेंगे वहाँ से आगे। अगर मैं आऊँगा तो ठीक है, आपको अरविंद सर की क्लास दी लेकिन वो मौजूद रहते बात तो कहते हैं तो मुझे आना पड़ा बंद कर। अभी जाइए बंद